गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.3 और आज हम करेंगे इसका पहला सवाल। ठीक है, इसमें दे रहे हैं कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरमेय संख्या है। तो आइए इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि √5 एक परमेय संख्या है। तो माना √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, तब क्या होगा, √5 बराबर हो जाएगा P/Q के। ठीक है, ये √5 जो है P/Q के रूप में ले सकते हैं, जहां P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। ठीक है, जहां P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, केवल एक है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये जो है सरलतम रूप में अपने हैं। ठीक है, सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, 10/15 है, तो ये अपने सरलतम रूप में नहीं है। जब इसे हम काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, तो 2/3 ये जो हो गया वो क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। इसका जो मासा होता है, या हम कहें इसका जो मासा होता है वो कितना होता है, हमेशा एक होता है। या हम कहें कि इनका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, एक होता है। लेकिन 10 और 15 की अगर हम बात करें तो 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15। इनका देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। तो इनका जो मासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कह रहा है कि P और Q जो है कैसे हैं, सरलतम रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है। ठीक है, इस रूप में नहीं है, कि ताकि उनका मासा जो है एक के अलावा कुछ और आ जाए। तो यहां पर हमने मान लिया कि √5 बराबर P/Q। अब दोनों ओर वर्क करेंगे। ठीक है, दोनों वर्क करने पर ही हो जाएगा 5 बराबर P²/Q²। यहां से हो जाएगा P² बराबर 5Q²। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो 5 है वो क्या आएंगे, P² के बटे में जाएंगे। तो लिखेंगे कि P² 5 से भाज्य है, अतः P भी 5 से अवश्य भाज्य होगी, अवश्य। ठीक है, अगर P² भाज्य है तो P भी भाज्य होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए 10 है और 10 का ये मान लीजिए P हो गया, ये P² कर देते हैं यहाँ पर, तो 10 का वर्ग कितना होगा, 100 हो गया। अगर P² मान लो 10 से भाज्य है तो ये भी 10 से जो है भाज्य होगा। अगर 100 जो है 2 से भाज्य है तो 10 भी 2 से भाज्य हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम कहें कि अगर 100 5 से भाज्य है तो ये भी जो है 5 से भाज्य हो जाएंगे। तो वही हमने लाइन यहाँ लिखी है कि अगर P² जो है 5 से भाज्य होगा तब P भी 5 से अवश्य भाज्य होगा। ठीक है, यही लाइन हमने यहाँ पर जो है लिखी है, आपको समझा दी हमने यहाँ पर। तब हम कह देंगे कि P बराबर 5C, और C क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, अगर P जो है भाज्य है 5 से तो हम उससे जो है इस तरह से लिखेंगे कि P बराबर 5C। इसे हम समीकरण 1 कह देते हैं। तो P का मान समीकरण 1 में
रखने पर यहाँ रख दीजिए तो ये हो जाएगा 5c। देखिए यहाँ पर p था, अब हमने क्या रख दिया 5c, तो क्योंकि p बराबर 5c है तो p की जगह हमने 5c लगा दिया, उसका हमने वर्ग कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो है 5 की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्ग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर, ये हो जाएगा 5c स्क्वायर। काट दीजिए 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा 5c स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ध्यान रख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो स्थिति यहाँ पर थी वही स्थिति यहाँ पर नहीं है। यहाँ लिखा था हमने p स्क्वायर 5 से भाज्य। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 कहाँ जाएंगे, q के नीचे चले जाएंगे, तो हम लिखेंगे कि चूंकि q स्क्वायर 5 से भाज्य है, अतः q भी 5 से अवश्य भाज्य होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि q बराबर 5d। ठीक है, जब q स्क्वायर, देखिए q स्क्वायर 5 से भाज्य है तो q भी 5 से भाज्य होगा, इसके लिए हमने लिख दिया इस तरह से। तो अब दो यहाँ पर बातें हैं, ये ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है कि p बराबर 5c और q बराबर 5d, तो आपको पता ही है। और जहां हमने क्या बताया था, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 होना चाहिए। ठीक है, हमने बताया था p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों में आप ध्यान से देखिए तो 5 जो है उभयनिष्ठ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ यही मना कर रहे थे कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए। तो जब 1 नहीं है तो इसका मतलब ये जो है, यहाँ d क्या है, d भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, देखेंगे p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त 1 के पांच भी है। जो कि विरोधाभास है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, क्योंकि हमने तो जो है p बटे q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड माना था वो क्या माना था, सिर्फ 1 माना था, लेकिन यहाँ पर 1 के अतिरिक्त जो है 5 भी आ गया। ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। ठीक है, ऐसा जो है हुआ है वो हमारी गलत कल्पना। हमने क्या की थी कि अंडूड जो 5 है वो क्या है, एक परम संख्या है, ये हमने माना था, वो हमारी कल्पना था वो गलत सिद्ध हो गई। देखेंगे, इसलिए अंडूड 5 एक अपरमेय संख्या है, और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये जो है सिद्ध हो गया। ठीक है, आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं, जिसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 अंडूड 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि माना 3 + 2 अंडूड 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो हम 3 + 2 अंडूड 5 के लिए हम लिख देंगे p बटे q के रूप में,
तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये इधर क्या करेंगे, केवल अपरिमेय संख्या को रखेंगे और बकाया सारी संख्याओं का हम पक्षांतर कर देंगे, और पक्षांतर करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ये पता है, ठीक है। इधर जो संख्या है वो प्लस की है, तो p बटे क्यू की तरफ ले आएंगे हम 3 को, तो जाएंगे माइनस के 3, ठीक है। इधर बचे आपके 2√5। अब इसको भी पक्षांतर कर दीजिए, इधर ले आइए, ठीक है। तो जब हम इधर ले आएंगे तो ये क्या है, √5 के गुणा में है, तो गुणा वाली चीज कहाँ आती है, भाग में चली जाएगी। तो ये इधर ले आएंगे आपके √5 और ये बटे में चले आएंगे 2, p बटे क्यू माइनस के 3, ठीक है। इसका हमने पक्षांतर कर दिया। लिख देंगे चूंकि p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, इसलिए p बटे क्यू में से अगर हम कुछ घटा दें चाहे जोड़ दें तब भी वो क्या रहेगी, परिमेय संख्या ही रहेगी। अगर हम किसी संख्या से जो है भाग कर दें तब भी क्या रहेगी, वो परिमेय संख्या ही रहेगी। तो इसलिए p बटे क्यू माइनस 3 बटे √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या ही होगी। और जब ये परिमेय संख्या होगी तब √5 भी क्या होंगे, तब √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। देखेंगे परंतु यह विरोधाभास है, क्यों विरोधाभास है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसमें हम गुणा करें चाहे जोड़ें पहले ही बता चुके हैं, तो इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यही मैं क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अगला सवाल, जिसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। आपको सिद्ध करना है कि 1 बटे √2, 7 √5, 6 + √2, ये सभी संख्या कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो चलिए पहला करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना 1 बटे √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 बटे √2 बराबर हो जाएगा p बटे क्यू, दोनों ओर वर्ग करने पर हो जाएगा पर 1/2 बराबर p² बटे q², ठीक है। ये हो जाएगा आपका q² बराबर 2p²। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो q² है वो 2 से भाज्य है, लिखेंगे क्योंकि q² 2 से भाज्य है, अतः q भी 2 से अवश्य भाज्य होगा। इसका मतलब क्या है कि q बराबर 2
सी मान लिया हमने, ठीक है। Q बराबर 2C, तो Q भी जो है 2 से भाज्य होगा। और C क्या है? C है आपका कोई भी पूर्णांक है, C कोई भी पूर्णांक है। Q का मान समीकरण 1, इसके लिए हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा आपका, Q की जगह हम क्या रख देते हैं? 2C, तो 2C का स्क्वायर बराबर 2, और ये आ गया आपका P स्क्वायर। वर्क कर दिए इसका, तो ये हो जाएगा 4C स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर। 2 से काट देंगे तो 2 आ जाएंगे, ठीक है। ये आएगा आपका 2C स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए जो स्थिति यहाँ बन रही थी वही ठीक वही स्थिति यहाँ पर भी बन रही है, ठीक है। जैसा हमने पहला सवाल किया था उसी के तहत ही ये हो गया आपका P स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर, ठीक है। लिखेंगे चूंकि P स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः P भी 2 से अवश्य भाज्य होगा, ठीक है। तो इसे हम लिख देंगे कि P बराबर 2D। ध्यान से देखिए जरा कि यहाँ जो परमेय संख्या जो होती है वो कौन से रूप में होती है? सरलता रूप में, ठीक है। P बटे Q क्या होते हैं? सरलता रूप में होते हैं। इसका मतलब ये है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही होना चाहिए, ठीक है। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही होना चाहिए। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर Q और P के लिए, ये देखिए, और यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर D क्या है? वो भी पूर्णांक है। दोनों को ध्यान से देखिए तो दोनों में उभयनिष्ठ कितने हैं? 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। लिख देंगे P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2 है। जो कि विरोधाभास है। क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए, ठीक है। जब मैं कल्पना की थी कि 1/√2 क्या है? एक परमेय संख्या है, तो जिनका P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? सिर्फ एक होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारी परिकल्पना थी वो क्या हुई? गलत साबित हो गई। क्यों गलत साबित हो गई? क्योंकि हम जो है गलत ही मान में बैठे हैं, ठीक है। तो ये जो 1/2 है, ये 1/√2 है, दे देंगे। अतः 1/√2 एक परमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना था, ठीक है। जैसा कि पहले सवाल में किया था सेम वही करना है, ठीक है। वही पैटर्न है टोटल इसका।
आइए अब इसका दूसरा सवाल करते हैं, जिसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम वही करेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या करेंगे, इसके लिए मान लेंगे क्या, परिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा 7√5 बराबर P/Q। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5 बराबर 1/7 P/Q। ठीक है, देखिए चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/7 P/Q भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है √5 के, तब तो जो है √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। यह विरोधाभास उत्पन्न करता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही, ये क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो यह विरोधाभास है। क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या दिया है कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ठीक है, तो हम मान लेंगे इसके लिए भी, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसके लिए हमने मान लिया ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 के लिए हम ले सकते हैं P/Q, और इसके लिए हम ले सकते हैं √2 बराबर P/Q और -6। ठीक है, तो देखिए लिख देंगे, चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, P/Q क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होगी। इसलिए P/Q -6 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या और ये क्या है, इसके बराबर है, लिख देंगे, तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो तो गलत है। ठीक है, लिख देंगे यह क्या है, एक विरोधाभास है। ठीक है, यह विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि √2 एक
अपर में संख्या होती है, ठीक है। जब √2 अपर में संख्या है तो 6 + √2 भी, इसलिए 6 + √2 एक अपर में संख्या होगी, ठीक है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये इसके भी आपको जो है तीनों सवाल हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको पूरी प्रश्नावली अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके साथ ही ये प्रश्नावली समाप्त होती है।